हे गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों की फेवरेट सीरीज़ यानी इटर्नल्स वॉल्यूम 4 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए पहले मैं थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत कर लूँ, क्योंकि पिछला जो इटर्नल का वॉल्यूम गुजरा है उसमें आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो मैंने सोचा हुआ था कि अब जब भी मैं इटर्नल पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें उनका आंसर कर दूंगा। तो बहुत सारे लोगों का सवाल सबसे पहला ये था कि इटर्नल्स का आपने वॉल्यूम 3 शेयर करा है, उसका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 कहाँ है। तो उसको ना शेयर करने की वजह ये थी क्योंकि हम जो है 2000 के बाद के कॉमिक्स को मैं अपने चैनल पर शेयर कर रहा हूँ एक टाइमलाइन बना के, तो उसमें वो पहली बात आते नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो कॉमिक्स इतने ज़्यादा पुराने हैं कि आपको उसको अगर मैं आपके साथ शेयर भी करूँ तो आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन उन कॉमिक्स को जो है मैंने एक वीडियो बनाई थी इटर्नल्स एक्सप्लेन्ड वाली, जो कि नो योर यूनिवर्स का मेरा पहला एपिसोड था और उस वीडियो पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अगर वो वीडियो देख ली हो इटर्नल्स की, तो उसमें आपको इटर्नल्स की ए से लेकर जी तक सारी जितनी भी चीज़ें सब कुछ पता चल जाएगा। उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि थेनोस भी एक इटर्नल है और बहुत सारी चीज़ें उस वीडियो के अंदर। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और मैं चाहता हूँ कि आप सबको पहले से पता हो जिस चीज़ के बारे में आप देख रहे हों। साथ ही साथ अगर हम इस सीरीज़ की बात करें तो ये सीरीज़ डायरेक्टली वहीं से कंटिन्यू होती है जहाँ हमारा वॉल्यूम 3 ख़त्म हुआ था। वॉल्यूम 3 को मैं आपको याद दिला दूँ कि पहले तो सारे इटर्नल्स जो थे वो भूल चुके थे कि वो इटर्नल्स हैं, क्योंकि स्प्राइट नाम का जो इटर्नल था उसने ये सब करा था। लेकिन उसके एंड में हमने देखा था कि सारे इटर्नल्स को याद आ जाता है कि वो लोग कौन है, और एक ड्रीमिंग सेलेस्टियल जो है वो सैन फ्रांसिस्को के आइलैंड पे आके खड़ा हो जाता है, जो कि मुस्तकिल सबको वॉच कर रहा होता है और वो अपनी जजमेंट सुनाने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि अगर उसने जज कर दिया अर्थ के खिलाफ तो इस पूरे अर्थ को ख़त्म कर दिया जाएगा और होर्ड आएंगे और वो इस दुनिया के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो ये सारी बातें क्या हैं, इनको हम डिटेल में इस सीरीज़ के अंदर ही जानेंगे। सो गाइस, इस कॉमिक बुक सीरीज़ यानी इटर्नल वॉल्यूम 4 के जो कॉमिक बुक इश्यूज़ हैं वो हैं 9, और मैं हर वीडियो के अंदर सिर्फ एक ही कॉमिक बुक इशू को उठाऊंगा। वैसे तो मैं अपने हर एपिसोड के अंदर 2 कॉमिक बुक इश्यूज़ उठाता हूँ, लेकिन ये इटर्नल के इश्यूज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े भी हैं और मुझे इसमें आपको हर चीज़ डिटेल में ज़्यादा एक्सप्लेन करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं एक इशू उठा रहा हूँ ताकि मैं इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से आपसे डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूँ और वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो। सो गाइस, पहले वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, लेकिन इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम लोग जो है एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से 2000 से लेके अब तक के जितने भी कॉमिक्स आ रहे हैं हम उन सबको एक टाइमलाइन के अंदर शेयर कर रहे हैं और अभी तक हम 2008 तक पहुंच चुके हैं। तो जो लोग नए हैं उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलेगा, ताकि मैं जो ये काम कर रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। सो गाइस, चलिए अब इस ऑसम सीरीज़ को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं ड्रीम स्पेस के अंदर, जहाँ पे मक्कारी और ड्रीमिंग सेलेस्टियल हैं। ये बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ पे मक्कारी जाता है ड्रीमिंग सेलेस्टियल से बात करने के लिए, क्योंकि हमें पता है, हमने देखा था वॉल्यूम 3 के एंड में कि मक्कारी से ही सिर्फ बात कर रहा होता है ड्रीमिंग सेलेस्टियल, उसके अलावा वो किसी से कोई बातचीत नहीं करता। उसकी एक ख़ास वजह ये भी है क्योंकि उसको जगाने वाला भी वो मक्कारी ही था। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सेलेस्टियल बोलता है, क्या तुम्हारी इच्छा है उन बाकी के लोगों को ढूंढने की, क्लासिफिकेशन इटर्नल्स। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो सेलेस्टियल जिस तरह से बात करता है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग तरीके से बात करता है, लेकिन क्योंकि मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं उसको सिंपल वर्ड्स में, सिंपल वर्डिंग में आपके साथ शेयर करूँगा। तो वहीं पे मक्कारी बोलता है कि हाँ मुझे उनको ढूंढना है। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हें एजुकेट करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं हर किसी के एक्सेस को जान लूँ, मैं हर चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लूँ, उसके बाद ही। तो मक्कारी बोलता है कि इस सबसे क्या फ़ायदा होगा, इस सबसे हमें इटर्नल्स को ढूंढने में कैसे मदद मिलेगी, क्योंकि हमें पता है कि अभी भी जो है वो पूरे इटर्नल्स पूरी तरह से दुनिया में नहीं मिले थे। तो अब से ये लोग जो है, इन लोग का यही मिशन है कि वो लोग बाकी बचे हुए इटर्नल्स को ढूंढेंगे ताकि जब भी वो होर्ड अर्थ के ऊपर आए तो वो उनसे मिलकर सब सामना कर सकें। तो वो सेलेस्टियल बोलता है कि मैं सिस्टमेटिकली हर एक उस इंसान को देख रहा हूँ जिसकी पावर होमो सेपियन से ज़्यादा है, पास्ट प्रेजेंट इससे कोई मकसद नहीं है। और वो सेलेस्टियल बताता है कि हर बीइंग जो है एक दूसरी बीइंग से इस कॉन्टिन्यूम के अंदर कनेक्टेड है, हर किसी का एक अपना पैटर्न है जो कि दूसरे से जाके मिलता है, और हर आदमी जो है वो अपने पीछे एक एविडेंस, एक ट्रेल छोड़ के जाता है और उसी के ज़रिए हम उनको ढूंढेंगे। तो मक्कारी बोलता है कि हाँ ये बात तुम्हारी सही है, अब मुझे कुछ समझ में आने लगी हैं तुम्हारी बातें। तो बोलता है कि बिल्कुल तुम सही समझ रहे हो, और अब इसी तरह मुझे कुछ स्पेसिमेन के साथ बॉन्ड होना पड़ेगा ताकि जिस चीज़ की हमें तलाश है वो हम उसको जल्द से जल्द और फिल्टर करके जान सकें। और जिस पैटर्न की मुझे तलाश है वो हर एक इंसान के अंदर रजिस्टर हुआ होता है और उससे वो अगले के पास होता है। इस तरह से इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से कनेक्ट ज़रूर होती हैं। तो मक्कारी बोलता है लेकिन यार तुम्हारी ये सारी बातें मुझे किस तरह से मदद देंगी।
तो बोलता है कि जिस क्लासिफिकेशन यानी इटर्नल की तुम्हें तलाश है, यानी इटर्नल्स की तुम्हें तलाश है, वो सब्जेक्ट जो है इन सबके ही एनालिसिस से जुड़ा हुआ है। उसका भी फंक्शन कुछ ऐसा ही है जैसे इन लोगों का है। जैसा कि तुम्हें पता है कि इटर्नल स्प्राइट जिसने इन सब की आइडेंटिटीज को करप्ट कर दिया था, वो सब भूल चुके हैं कि वो लोग कौन है, लेकिन उनकी जो सेल्फ अवेयरनेस है उनको हम पहचान सकते हैं क्योंकि वो अपने पीछे मार्क, पैटर्न और सिग्नेचर छोड़ के जाते हैं और उनको कुछ भी करके बदला नहीं जा सकता है। तो मक्कारी बोलता है कि ये तो बड़ी खतरनाक बात कह रहे हो तुम मुझसे। तो वो बोलता है कि यही जिंदगी है और इसी तरह पूरे कॉस्मोस के अंदर यही सब चल रहा है। तो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या हर किसी की डिफेंसेस, प्रॉबिंग, वीकनेस और स्ट्रेंथ्स देख रहे हो। तो वो सेलेस्टियल बोलता है क्या तुम चाह रहे हो कि मैं तुम्हारे प्लेनेट अर्थ या प्लेस के खिलाफ एक ऑफेंसिव असर्ट ले लूँ। तो मक्कारी पूछता है क्या तुम्हारे पास इतनी शक्ति है जो तुम ये सब कर सको। तो वो सेलेस्टियल बोलता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी हालत अभी इस वक्त इतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन इस स्टेट के अंदर भी मैं चाहूँ तो अच्छा खासा सोलर सिस्टम को एनहाइलेट कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरी डिज़ायर, इंटेंट और मिशन नहीं है। तो मक्कारी पूछता है आखिरकार फिर तुम्हारे मोटिव्स क्या हैं। तो वो सेलेस्टियल बोलता है कि हम फुलक्रम को सर्व करते हैं। हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं इकारिस और थीना की तरफ, जो कि एक गाड़ी के अंदर जा रहे होते हैं। तो वहीं पे इकारिस बोलता है कि हमें ये जल्द से जल्द करना होगा, तुम बहुत ज़्यादा देर लगा रही हो। तो वो बोलती है थीना कि चुप कर जाओ इकारिस, मेरा बच्चा जॉय जो है वो उड़ जाएगा। तो इकारिस बोलता है कि बच्चे का इस्तेमाल मत करो इस सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए, जो मैं बात तुमसे कर रहा हूँ मुझे उसका जवाब दो। तो थीना बोलती है कि हम जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी तेज जा रहे हैं। तो इकारिस बोलता है कि हाँ, लेकिन तुम ये अपने मेथड इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन जितनी देर में हम एक इटर्नल को ढूंढते हैं उतनी देर में ड्रूक जो है वो 3 इटर्नल्स को अपने साथ मिला लेता है। तो थीना बोलती है वो 3 इटर्नल्स को ब्रेन वॉश करता है। तो कारिस बोलता है देखो एग्जैक्टली अगर मुझसे बात करो तो इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सा मेथड इस्तेमाल करता है और क्या करता है। स्प्राइट ने हमारे अंदर फॉल्स मेमोरीज को इम्प्लांट कर दिया था और उनको साफ करने के लिए जो बल में आ सकता है वो कर रहा है। तो थीना बोलती है कि 6 महीने पहले की बात है क्योंकि तुम ड्रूक के जो मेथड से उसको एबॉमिनेशन कह रहे थे। तो वो बोलता कि थीना देखो अब सर्कमस्टेंसेस चेंज हो चुके हैं, हमें नहीं पता कि कब उस ड्रीमिंग सेलेस्टियल के मुताबिक वो होर्ड यहाँ पे आ जाएंगे और उनको फेस करने के लिए हमें इस अर्थ के ऊपर मौजूद हर एक इटर्नल की ज़रूरत होगी ताकि हम सब साथ मिलकर उस होर्ड से लड़ सकें। तो थीना पूछती है क्या ड्रूक भी इसमें शामिल होगा। तो बोलती है कि हाँ, इसमें ड्रूक भी शामिल हो सकता है, मुझे पता है कि वो कितना ज़्यादा बिजी है अपनी जगह को चलाने में और वो कब से पीछे पड़ा हुआ है कि उसको प्राइम इटर्नल का टाइटल मिल जाए। तो थीना बोलती है देखो चाहे कुछ भी हो जाए कारिस, मैं जो हूँ ड्रूक्स के मेथड के साथ नहीं खड़े होने वाली हूँ और हर एक इटर्नल जो है हमें उसको केयरफुली गाइड करना होगा, उसकी मेमोरीज को सही तरीके से रिकवर करवाना होगा और फिर उसके बाद जाके उसकी फ्री विल के मुताबिक वो खुद डिसाइड करेगा कि उसको किसको फॉलो करना है, हमें या ड्रूक को। तो कारिस वहाँ पे गुस्से से देखते हुए बोलता है तुम्हारा क्या मकसद है, अगर वो ड्रूक के साथ चले गया तो फिर। तो थीना बोलती है कि हाँ, चाहे वो उसके साथ ही क्यों ना चले जाए और ये प्लेनेट ख़त्म ही क्यों ना हो जाए, तब भी कारिस मैं इस मेथड में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी जो ड्रूक कर रहा है। तो वहीं पर ड्रीमिंग सेलेस्टियल मक्कारी से बोलता है कि मक्कारी मैंने एक और को ढूंढ लिया है, इसकी एनर्जीज का मुझे पता लगा लिया है, ये एक इटर्नल है, इसका नाम फिलिप स्टॉस है। तो मक्कारी बोलता है कि ओह मैंने इसको देख लिया, ये जर्मनी के अंदर एक मोटर फैक्ट्री के लिए काम करता है। वहीं पर हम देखते हैं कि सब चिल्ला रहे होते हैं कि मक्कारी मक्कारी, और हम यहाँ से देखते हैं कि फैंटास्टिक 4 के यानी मिस्टर फैंटास्टिक और सूजन स्टॉर्म वो भी अचानक बैठे बैठे मक्कारी मक्कारी बोलने लग जाते हैं और मक्कारी खुद ये बोल रहा होता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि दूसरी तरफ इस पूरी दुनिया के अंदर हर कोई सिर्फ यही बोल रहा होता है कि मक्कारी मक्कारी इसको रोको, मक्कारी उठ जाओ। वहीं में मक्कारी बोलता है कि मैं अपने आप को फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे साथ कुछ हो रहा है, मैंने कुछ चीज़ें आते हुए देखी हैं अर्थ की तरफ, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर आवाज़ आती है कि मक्कारी अपनी आंखें खोलो, बस करो। तो मक्कारी बोलता है कि सरसी क्या ये तुम हो, सरसी तुम कहाँ हो, कुछ आ रहा है जो हमें बिल्कुल ख़त्म करके रख देगा और ये द होर्ड है। और वहीं पे हम देखते हैं कि अचानक जो है मक्कारी की आँख खुलती है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली मक्कारी जो था इस वक्त ड्रीमिंग सेलेस्टियल से बात कर रहा था, तो इसलिए उसके साथ जो डिफिकल्टीज हो रही थी उसका असर इस पूरी प्लेनेट के लोगों के ऊपर हो रहा था। क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि जब ड्रीमिंग सेलेस्टियल होश में आ रहा था तो उस वक्त भी आधे से ज़्यादा लोग जो थे अर्थ के वो उसके ख्वाबों में चले गए थे। वहीं पे अचानक मक्कारी उठता है और बोलता है कि ये होर्ड था, मैंने उनको आते हुए देखा। तो सरसी बोलती है कि मक्कारी तुम ये क्या बोल रहे हो। तो वो पूछता है सरसी ये बताओ कि मैं कितनी देर से बेहोश पड़ा हूँ। तो सरसी बोलती है कि तुम्हें 2 दिन हो गए हैं, क्या तुम्हें बताओगे कि तुम्हें सच में क्या हुआ था। 12 घंटे पहले की बात है कि तुम्हारा दिल बिल्कुल रुक चुका था, मतलब इसमें कोई हरकत नहीं थी। तो मक्कारी बोलता है कि तुम्हें ये कब से पता चलने लगा कि मेरा हार्ट चलना बंद हो गया था, ये तुमने कब सीखा। तो वो बोलती है कि ये सब छोड़ो, बस मेरी बात ज़रा गौर से सुनो। मैंने जिस हालत में तुम्हें देखा था वो हालत में बयान नहीं कर सकती हूँ। तुम जो थे बिल्कुल ठंडे पड़े हुए थे, ना तुम्हारी सांस चल रही थी ना तुम्हारी धड़कन, कुछ भी नहीं। तुम जो थे सच में मर चुके थे, मतलब डेथ। तो मक्कारी अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलता है तो क्या तुमने ज़ूरस को कांटेक्ट करा। तो सरसी बोलती है कि हाँ बिल्कुल। तो मक्कारी पूछता है तो उसने क्या कहा।
सरसी बोलती है उन्होंने यही कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ और देखना फिर। मतलब वो बूढ़ा फूल मुझसे कह रहा था कि मैं रुक जाऊं और देखूं, जबकि तुम्हारी सांस नहीं चल रही थी। तो मक्कारी बोलता कि ये सब बातें छोड़ दो सरसी, हम सब अब वैसे नहीं रहे जब से हम लोग वहाँ से लौट कर आए हैं। हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं ड्रूक के स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर। बेसिकली वो जो एक रिपब्लिक कंट्री चला रहा है वो जोखी, इसके अंदर हम शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो बेसिकली अपने कुछ सेरेमनीज वगैरह को परफॉर्म कर रहा होता है और वहाँ पे उसका लोग उसका साथ वगैरह दे रहे होते हैं। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि उसका एक आदमी आता है और बोलता है कि हेल कमांडर ड्रूक, मैं आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ जिसकी आपको तलाश थी। तो ड्रूक पूछता है क्या उन्होंने फाइंड कर लिया और उनको कितनी देर लगी? तो वो बोलता कि हाँ, आपके मुताबिक उन्होंने ये ढूंढ तो लिया है और मैंने इस टास्क के ऊपर अपने बेस्ट आदमी को लगाया हुआ है। लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, हमारे इंटेलिजेंस को मुझे ये बोलते हुए अजीब सा लग रहा है, लेकिन उनको जो है थोड़ी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। इस तरह वो लोग इतनी जल्दी उसको नहीं तलाश कर पाएंगे। तो वो बोलता कि नहीं, तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी में हो कर्नल, तुम सिर्फ वही करोगे जितनी इन्फॉर्मेशन, जितनी प्रोफाइल मैं तुम्हें दूंगा और तुम उसी के साथ पता लगाने की कोशिश करोगे, ना ही उससे कुछ ज़्यादा और ना ही उससे कुछ कम। अब तुम जा सकते हो। और वो उसको एक आदमी की तस्वीर देता है और उसको बोलता है कि इसको ढूंढो। तो बेसिकली यहाँ पे ड्रूक जो है वो भी इटर्नल्स को अपनी टीम में रिक्रूट कर रहा है और दूसरी तरफ इकारिस और टीना भी यही कर रहे हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि किस तरह ड्रूक जो है वो इन लोगों से जल्दी, यानी इकारिस वगैरह से जल्दी जो है इटर्नल्स को अपनी टीम में ला जा रहा है। हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं आयरनस्टोन लुजियाना के अंदर और जब हम देखते हैं एक चर्च के अंदर एक फादर जो है वहाँ पे बेसिकली अपना एक लेक्चर दे रहे होते हैं। तो मैं इसको डायलॉग बाय डायलॉग आपके साथ शेयर नहीं करने वाला हूँ। बेसिकली ये अपने भाई और बहनों को बता रहे होते हैं कि किस तरह से जहन्नुम से हमें दूर जाना है, हमें जन्नत की तरफ जाना है, हमें अच्छे काम करने हैं, ये वो फलाना ढमकाना। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लेडी जो है इसकी ये बातें बहुत ज़्यादा गौर से सुन रही होती है और ये जो आदमी है ये भी उसकी तरफ ज़रा नज़रें गाड़ के रखा हुआ होता है। और इसी तरह हम देखते हैं जब ये लेक्चर ख़त्म होता है तो वो फादर बेसिकली वहाँ पे बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है। तो तभी वहाँ पे वही लड़की आती है जो कि चर्च से मुस्तकिल उसको देख रही थी और कहती है क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी सुनने वाला आजकल कोई है नहीं और मैंने बहुत सारे गुनाह कर दिए हैं, तो मुझे उनके बारे में आपसे बात करनी है। तो वो जो फादर है वो थोड़ा हरामी टाइप का होता है और बोलता है कि ऑफ कोर्स बेटा, तुम मेरे पास आके बैठो, हम यहाँ बैठ के बात करते हैं और मुझे अपने सारे मसलों के बारे में आराम से बताओ। तो आप समझ गए होंगे अब आगे क्या होने वाला है। हम यहाँ से जुड़ते हैं इकारिस और थीना के पास जो कि पेट्रोल पंप पे रुक के अपना फ्यूल भरवा रहे होते हैं। तो वो बोलता है कि देखो, अगर तुम थोड़ा सा सीरियस हो जाओ और अपना दिमाग लगाओ तो ड्रूक के बारे में ज़रा सोच के देखो, वो हमसे बहुत आगे निकल रहा है। तो थीना बोलती है देखो, मेरे फादर ने उसको वर्ड दिए हैं इकारिस के, वो चाहे कुछ भी करे अपने वर्जोखी के अंदर, हम उसमें इंटरफेयर्स नहीं करेंगे। अगर उसने उससे बाहर कुछ करा तो फिर हम शायद कुछ कर सकते हैं। तो इकारिस बोलता है कि मैं तो यही दुआ करता हूँ कि वो किसी किस्म को कोई अटैक करे ताकि मैं उसके घर के दरवाज़ों को तोड़ के रख दूँ और उसको थ्रोन से खींच के ले आऊँ। तो थीना बोलती है कि मेरे ख्याल से अगर हमारे पास जो टास्क है हम उस पर फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इकारिस बोलता है क्या तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम इतने आराम से कैसे हो? तो थीना बोलती है देखो यार, मुझे भी इससे बहुत सारे मसले हैं, लेकिन अभी हमारे पास और भी ज़रूरी काम है, तो हमारे लिए यही ज़रूरी है कि हम वो करें जो कि इस वक्त ज़रूरी है, ना कि वो करें जो हम चाहते हैं। और वो बोलती है कि देखो, शुक्र करो हमारे पास मक्कारी है, अगर वो नहीं होता तो हम क्या करते। तो वो बोलता है कि वो काफ़ी नहीं होगा, हम इतनी जल्दी सबको एक साथ नहीं ढूंढ सकते हैं। तो थीना बोलती है कि हाँ, वैसे भी सरसी ने मुझे कहा था कि मक्कारी जो है पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुका है, उसका बॉन्ड जो ड्रीमिंग सेलेस्टियल के साथ है उससे उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो इकारिस बोलता है कि यार ये बात ज़रा ध्यान में रखो कि वो एक बॉन्ड ही ऐसी चीज़ है जो कि हमें उस ड्रीमिंग सेलेस्टियल से जोड़ के रखी है, हमें उसके मोटिव्स को लगातार बता रही है। अगर वो ना हो उससे बात करने के लिए तो हमें नहीं पता कि हम आगे जाके क्या करेंगे। और इकारिस बोलता है चलो आखिरी सवाल ये बताओ कि हम ये ड्राइव क्यों कर रहे हैं? तो थीना बोलती है देखो, हमें जो है लोगों की अटेंशन नहीं सीख करनी है, इसलिए हम सिर्फ एक हैप्पीली मैरिड फैमिली है जो कि एक रोड ट्रिप पे निकली हुई है। और वहीं पर आप देखते हैं कि सरसी जो है बेसिकली मक्कारी को ये बोलने की कोशिश कर रही होती है कि तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैंने पता लगाने की कोशिश करी, तुम्हारा माइंड, तुम्हारी बॉडी, हर चीज़ बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी, मुझे ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें थोड़ी देर के लिए खो ही दिया है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि प्लीज़ अब से तुम ये सब करना बंद कर दो। ड्रीमिंग सेलेस्टियल से तुम जितनी बार कांटेक्ट करते हो तुम्हारा एक पीस, तुम्हारा एक हिस्सा जिस्म का कम होने लग जाता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम बदल रहे हो, मुझसे दूर जा रहे हो। तो मक्कारी से पीछे हटते हुए बोलता है कि सरसी, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मतलब जो तुम कह रही हो वो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। तो सरसी बोलती है कि कारी प्लीज़ मेरी बात को समझो, तुम इसको छोड़ दो, ये सब एजे के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि उसने तो अपनी पूरी ज़िंदगी इसके लिए ट्रेन करी है। तो मक्कारी बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो सरसी बोलती है कि आखिर क्यों? तो वो बोलता है कि क्योंकि वो सेलेस्टियल जो है वो एजेक के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता और मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कहता है। तो सरसी बोलती है देखो, यहाँ पे कोई ना कोई और रास्ता ज़रूर होगा। तो मक्कारी बोलता है कि नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई रास्ता नहीं है और मुझे ये करते रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं इस एग्जिस्टेंस से मिट ही क्यों ना जाऊँ, लेकिन अगर बात है इंसानों को बचाने की और इटर्नल्स को बचाने की और ख़ासकर अगर तुम्हें बचाने की, तो मैं बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं करूँगा मरने से, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। और ये बात यहीं पर ख़त्म होती है, अब कोई डिस्कशन नहीं होगी। तो सरसी गुस्से में मक्कारी के ऊपर हाथ उठाती है, लेकिन मक्कारी उसका हाथ वहीं पे रोकता है और अपनी हाइपर स्पीड के साथ वहाँ से निकल जाता है।
हम यहाँ से उसी फादर और लड़की के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम बेसिकली देखते हैं कि वो फादर जो है अपने असली रंग में आ जाते हैं। मतलब वो उसको इधर उधर हाथ लगा रहे होते हैं, तो बोलते हैं क्यों ना हम अंदर रूम के अंदर चले जाएं, वहाँ पे एसी वेसी भी चल रहा है। तो वो लड़की एकदम से चिल्लाती है, ओ माय गॉड, ये तो डेविल है, ये हमें अपने साथ ले जाएगा, हम गलत काम कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा था फादर। तो वो बोलता है कि बेटा ज़रा आराम से हो जाओ, ये बच्चों वाली बातें मत करो, ये डेविल कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे डेविल नहीं बल्कि ड्रूक खड़ा होता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक बीइंग है। और वहीं पे वो बोलता है कि तुम मेरे पीछे आ जाओ, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। लेकिन वहीं पे ड्रूक बोलता है कि यंग लेडी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यहाँ से भाग जाता। और हम देखते हैं कि वो उस फादर को पकड़ता है और बोलता है कि चलो मेरे साथ, हमारे पास वैसे ही बहुत सारा काम है लेगबा। और इसी तरह हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसको पकड़ता है तो वो अपने असली रूप में आ जाता है। मतलब ये फादर जो था ये भी एक इटर्नल था, और ड्रूक को ये पता चल गया था, तो इसलिए उसने अपनी पावर के जरिए इसकी पावर्स को वापसी जगा दिया। वहीं पे हम देखते हैं कि इकारिस और थीना चिल्लाते हुए इसकी तरफ आ रहे होते हैं कि ड्रूक। तो वहीं पे वो बोलता है कि इकारिस और थीना, ऑफ कोर्स तुम मेरे पीछे रहना लेगबा। और हम देखते हैं कि वो अपनी पावर इस्तेमाल करता है और इकारिस को रोकने की कोशिश करता है। वहीं पे थीना जो है उसके ऊपर अपने एक्स से अटैक करती है और वो उसको भी रोकने की कोशिश करता है और थीना को दूर फेंक देता है। वहीं पे इकारिस उसके पीछे से आता है और उसको पकड़ के फेंकने की कोशिश करता है और उसको अपनी लेज़र बीम से मारता है। तो वहीं पे ड्रूक गिरा हुआ होता है और बोलता है कि ज़्यूरस और मेरे बीच एक पैक्ट हुआ था, एक सौदा हुआ था। तो इकारिस बोलता है कि तुम और मैं बहुत बार लड़ चुके हैं ड्रूक, लेकिन हम कभी उसूलों पे नहीं बिलीव रखते हैं, और वैसे भी वो पैक्ट सिर्फ तुम्हारी घर तक लिमिटेड था, यानी वो जोखिया तक ड्रूक, और तुम अभी वहाँ से बाहर हो। थीना बोलती है कि बस हमारा पेशेंस अब ख़त्म हो रहा है मैनिपुलेटर, अब जो तुम्हारी ट्रिक्स है वो हमारे खिलाफ नहीं खड़े होने वाली है, लेगबा को छोड़ो और यहाँ से निकल जाओ। तो ड्रूक बोलता है कि परहैप्स ट्रिक काम ना आए तो हम कुछ ट्रेड कर लें। तो इकारिस बोलते हैं कि ट्रेड, क्या बात कर रहे हो तुम? तो ड्रूक बोलता है कि हाँ, हम करेंगे ट्रेड एक जान के लिए। तो वहीं पे हम देखते हैं जिस गाड़ी में उसका बच्चा होता है, यानी थीना का बच्चा बैठा हुआ होता है, वो गाड़ी अचानक स्टार्ट कर देता है ड्रूक और उसको समंदर में फेंक देता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि इकारिस और थीना फिर जो है अपने बच्चे को निकालने में वहाँ पे लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि जितनी देर में वो अपने उस बच्चे को बचाते हैं उतनी देर में ड्रूक जो है वहाँ से लेगबा को लेके निकल चुका होता है। आपने अगर गौर करा हो तो ये ब्लैक और रेड बॉक्स हमें दिख रहा है डायलॉग्स का, और इसके अंदर ऐसे में कुछ रोबोटिक टाइप के डायलॉग्स नजर आ रहे हैं, और ये डायलॉग्स तभी शो होते हैं जब इसके बच्चे को दिखाया जाता है। तो इस चीज़ के ऊपर आप थोड़ा गौर करिएगा, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन आपके साथ नहीं करूँगा, लेकिन मैं बताऊँगा ज़रूर। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है थीना अपने बच्चे को गोद में ली हुई होती है और इकारिस देख रहा होता है, लेकिन अब ड्रूक वहाँ से उसको लेके लेगबा को लेके जा चुका होता है। टू बी कंटिन्यूड।